मार्जिन एक्स्ट्रा होगा वो हमको बैक पल्ले में से लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, अब हमने देना है हिप की शेप, वो भी यहाँ से देनी है। ये हमने दे दी हिप की शेप। ठीक है, अगर हिप में नोक नहीं निकल रही तो ठीक है, अगर नोक निकल रही है तो इसको इस तरीके से बिठा दो। अब ये वाली शेप रहेगी। देखो, इस शेप को देने के लिए दो बातों का ध्यान रखो। पहली बात तो ये है कि अगर आपने नाप कस्टमर का लिया है, थाई का, नी का या फिर पिंडली का, ये 3 चीज़ों का नाप लिया तो आप नाप से यहाँ पे मार्किंग कर लो लूजिंग के साथ। अगर आपने जितना मार्किंग लेना आप नहीं लिया तो आप स्केल से भी मार्किंग कर सकते हो इसकी इस तरह से। बट मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा, जब आप पैंट का नाप लेते हो ना तो ये वाले नाप, मुझे अधिकतर अक्सर मैसेज आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं कि मुझमें लोग पूछते हैं कि भाई हमें पैंट प्लाज़ो की कटिंग सिखा दो। उनको बहुत से डाउट होते हैं पैंट प्लाज़ो को कटिंग करने के लिए। तो मैं आज आपको लाइव में पैंट प्लाज़ो की कटिंग दिखाऊंगा। ये दोनों पैंटें हमने कटिंग करनी है। हमारी बुटीक पे पैंट्स बहुत ज़्यादा बनती है, मतलब 90% तो पैंट वाले सूट ही हमारे पास रेडी होते हैं। तो इसलिए पैंट वाले की मैं आपको कटिंग समझा देता हूँ। जिनको कोई प्रॉब्लम होती है पैंट की कटिंग करने में, कुछ भी दिक्कत आती है, एबीसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको यहाँ पे उसकी कटिंग समझा देता हूँ। तो आप ठीक से देखो और आप समझो। अगर आपका कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, तो मैं आपका उसको जवाब दूंगा अगर आपको कुछ इसमें ना समझ लग रहा हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कभी भी आपके पास पैंट आ जाए बनने के लिए और सेम फैब्रिक हो आपके पास, मतलब एक नाप की 2 या 3 पैंटें बनानी है और आपके पास टाइम शॉर्ट हो, तो आप एक के ऊपर एक रख के पैंट बना सकते हो। इसमें सबसे पहले काम क्या होता है कि हमने अपने फैब्रिक की कान निकालनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कभी आपने टेढ़ा फैब्रिक नहीं रखना। फैब्रिक ये देखो, सेंटर से पकड़ के झाड़ोगे ना आप, इसकी सारी कान आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कान अपा इधर से देख लेंगे कि कितना कपड़ा टेढ़ा होगा। जितना भी टेढ़ा होगा कपड़ा वो हो जाएगा। बाकी का कपड़ा हमने सीधा करके इस पर बिछा देना है। ओके, पैंट में लूजिंग, पैंट में फिटिंग अच्छी सब कस्टमर की बॉडी के हिसाब से ली जाती है, और जो नाप होते हैं वो रखने होते हैं पैंट को बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम आपका होता है, अगर तो फैब्रिक आपका प्रेस मांग रहा है तो आपको प्रेस करनी पड़ेगी फैब्रिक को अपने। अगर फैब्रिक आपका बिना प्रेस के काम चल रहा है तो आप चला सकते हो, अदरवाइज़ आपको प्रेस करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। अभी हमारा ये पैंट्स का कपड़ा तकरीबन विदाउट प्रेस के भी हमारा काम चल सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फैब्रिक को ही सीधा करेंगे। अब दूसरा जो फैब्रिक है ना, हमने इसको भी इसके ऊपर एज इट इज़ ही बिछा देना है। ये जो नीचे वाला फैब्रिक है इसकी विड्थ ज़्यादा है हमारे पास, इसकी विड्थ कम है। इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है। कभी ऐसे भी आ जाते हैं, बट आपने पजल नहीं होना, आप अपने हिसाब से ही चलो। दोनों फैब्रिकों को कन्नी वाले साइड से लेते हुए आपने काम शुरू करना है। ठीक है, ये मैंने अभी दोनों फैब्रिक बिछा दिए हैं। किसी को अपने साइज़ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है कि उनका साइज़ ये है और वो फिर पैंट प्लाजो की कटिंग करते तो परफेक्ट नहीं बनती, तो मुझे साइज़ मेंशन करो, मैं आपको उसका पूरा डायग्राम बना के दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, मैं आपको साइज़ यहाँ बता देता हूँ। हमारे पास जो साइज़ आया है वो आया है, लंबाई है 34 लेंथ है, कमर है इसकी 33 और हिप है इसकी 38.5, पहुँचा है इसका 7 का 7.5 का। ठीक है, पैंट के लिए हमारे पास ये 4 नाप हैं। अगर ये चारों में से हमारे पास 2 नाप भी होते हैं तब भी हम पैंट प्लाजो आराम से बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, बट फिर भी हमारे पास तो 4 नाप है। 4 नाप के अलावा भी आप ज़्यादा भी नाप ले सकते हो, थाइस का नाप सकते हो, यहाँ से नाप सकते हो, पिंडली नाप सकते हो, एंकल नाप सकते हो, हर चीज़ का आप नाप प्रॉपर ले सकते हो। क्रोच एरिया, अगर कस्टमर को इतराज़ ना हो तो आप क्रोच एरिया आगे से लेके पीछे तक का आप नाप सकते हो कस्टमर का, अगर कस्टमर आपकी बात समझ रहा है और उसको कोई इतराज़ ना हो। ठीक है, तो नाप तो बहुत हो जाते हैं अगर आप लेना चाहो, बट अगर मेन नाप चाहिए हमें, कमर और हिप का नाप ही सबसे ज़्यादा मेन होता है पैंट को सिलने के लिए। ठीक है, अब हमने देखना है, इसमें हिप है हमारी 38.5, मान लो हमारी हिप जो सूट की रेडी आ रही है 19 आ रही है। ठीक है, तो ये नाप में हमने 1 इंच यहाँ पे डाउन कर देना है। ठीक है, 1 इंच, पौना इंच आप कर सकते हो। अब इससे ज़्यादा डाउन नहीं हमने करना है, क्योंकि हमारी 19, 19.5, 20 के आसपास जो हिप आती है वो नॉर्मल साइज़ में गिनी जाती है, मीडियम साइज़ में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखनी है कमर। कमर है 33 का हाफ करेंगे, कितना बढ़ेगा, 16.5।
इसको हमने 33/4 करना होता है, मतलब इसको 33 को हमने 4 से भाग करना होता है, तो 8 चौका 32, 8.25 बनेगा आपका, ठीक है। 8.25 में हमने 2 इंच और प्लस कर देना है प्लेट्स का और मार्जिन का, 10.25 इंच पे मार्किंग होएगी। ये पतला नाप नहीं है, मीडियम नाप में इसको गिना जाता है। अब हमारी अगर 19 हिप उतर रही है, देखो अगर हमारी हिप 18-17 उतरती है तो हमारे को क्रोच एरिया 9.5 तक लेना होता है, जो कि इनफ रहता है। अगर उससे कम है तो हमारे को 9 इंच पे लेना होता है क्रोच एरिया। 38.5 हमारी हिप आ रही है, हमारे को ये क्रोच एरिया जो है 9.5 पे ही उतारना है, ठीक है। इससे अबव नाप जब हमारा जाता है 20 हिप आ जाती है, 21 आ जाती है, फिर हम 10 तक पहुंचते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा नाप बढ़ता है तो फिर हमारे को 10.5, 11 तक पहुंचना पड़ता है। ये हमने मार्किंग कर ली, सीधी लाइन की। अब 38.5 को हमने 3 से डिवाइड करना है। कमर को हमने 4 से डिवाइड किया था, इसको हमने 3 से डिवाइड करना है, तो क्या बनेगा 13-39, 13 में 1 पॉइंट कम। ये हमने 13 में 1 पॉइंट कम कर दिया। नाप नॉर्मल है, हमने 2 इंच ही बैक आना है। जब नाप हमारा हैवी आ जाता है तो हमारे को 2.5-3 इंच बैक आना पड़ता है। अगर नाप नॉर्मल हो तो हमारे को 2 इंच बैक आना पड़ता है। अब इस लाइन को हमने सीधा मिला देना है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखो, आप कभी भी आपकी लाइन ऐसे आएगी, सीधी आएगी या फिर हल्की सी अंदर को आएगी, पर ऐसे नहीं आएगी कि आपका ऊपर कमर बाहर जा रही हो और हिप अंदर आ रही हो। ऐसे आपने कभी नहीं करना, या तो सीधा या तो थोड़ा सा आएगी। ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा भी लाइन आएगी तो भी आपका गलत होगा काम, ऐसे भी नहीं करना। आधा 1 इंच की एडजस्टमेंट होती है यहाँ पे, इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। इसको आपने इसके साथ मिला देना है, और जितना हमने नाप यहाँ का लिया है ना 13, ये 13 ही हमने यहाँ पे रख लेना है। ये हमने प्लेट का निशान लगा दिया। हमारी प्लेट जो हमने डाली है 3.5 इंच की प्लेट डाली है पूरी, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर का डायग्राम अभी रेडी हुआ है। इसके बाद अब हमने चलना है लंबाई की तरफ। अब लंबाई आप देखो, मैंने कहा लंबाई आप कुछ भी रख सकते हो, कस्टमर की हाइट के अकॉर्डिंगली कुछ भी हो सकती है। ये कस्टमर ने एंकल लेंथ हमारे को 34 रखवाई है, तो 33 इंच पे हमने मार्किंग करनी है। देखो असल में तो मार्किंग जो होती है वो साइड से होती है, हम क्या करते हैं प्लेट वाली साइड से मार्किंग करते हैं 33। इससे क्या होता है, कभी मार्जिन में बेल्ट में चढ़ाते हुए हमारे पास थोड़ा सा 1 पॉइंट 2 पॉइंट वध कपड़ा चला जाए, या नीचे से गलती से 1-2 पॉइंट वध फोल्ड हो जाए, वैसे होता नहीं ऐसे, बट फिर भी हमारे को लंबाई हमारी 34 रेडी मिल जाएगी। पर अगर आप यहाँ से पूरा नाप के निशान लगाओगे और फिर ऐसा होता है तो आपकी लंबाई आधा इंच कम हो सकती है। तो वो कम ना हो तो आप लंबाई सेंटर से रख के नापो इसको। नाप आप साइड से लो, पर लंबाई का जो मार्किंग करनी है आपने वो सेंटर से करनी है, ठीक है। तो यहाँ से अपने 33 इंच पे इसको मार्क कर लिया है, यहाँ पे लगा दी सीधी लाइन हमारी सीधी होनी चाहिए। अब जितना हमारा यहाँ निकला है ना, इसका हमने बना दिया है सेंटर, 13-39, 6.5, ठीक है। ऐसे ही हमने 13 को लेके यहाँ पे, इसके बाद इसको हाफ कर देना है 6.5 पे, 6.5 × 6.5 जमा 13, ठीक है। अब हमने पहुँचा कितना निकालना है 7.5, 7.5 को अब हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है सेंटर बना के। 3.5, 3.5, 7, 2 पॉइंट और बता दिया, ये हमारा आ गया 7.5 पहुँचा। देखो पोंचा लूज फिट अगर कस्टमर मांगे तो लूज फिट बना दो, अगर टाइट मांगे पोंचा तो आप टाइट बना सकते हो। हमारा जो नी का नाप आता है ना, ये भी एक नाप होता है जो आप लेना चाहो तो ले सकते हो कस्टमर का, ठीक है। जहाँ पे कस्टमर बांध रहा है उसकी नी कहाँ तक आ रही है, क्योंकि अगर कस्टमर लूज फिट मांग रहा है या बेल बॉटम टाइप मांग रहा है ना प्लाजो, तो हमारे को फिर यहाँ से ही सेटिंग करनी पड़ती है सेंटर बना के। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं 17 इंच पे या 18 इंच पे इसको नी को उतारते हैं, जो कि एस्टिमेटली साइज़ होता है, ये सही आ जाता है। अगर आपको कभी साइज़ ना बताओ तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। हमारा फिलहाल ये पोंचा वैसा नहीं है, तो इसको हमने इसलिए नी का मार्किंग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्केल से ही इसकी शेप सेट कर देनी है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ, आगे का जो काम होगा हमारा इस स्केल के साथ होगा। इसकी जो मार्किंग होती है हमारी बाहर के साइड से होती है, अंदर के साइड से तब होगी मार्किंग जब कस्टमर फिटिंग वाला मांगे, और कस्टमर लंबा हो और लाते पतली हो तो हमारी मार्किंग अंदरले साइड से जाती है, अदरवाइज़ हमारी मार्किंग बाहरले साइड से ही चलती है। ये मैंने मार्किंग लगा दी है। जो हमारी मार्किंग है यहाँ से 3 इंच ऊपर तक जानी चाहिए निशान। ये आधा इंच का डिफरेंस रहेगा। अब ये आधा इंच का डिफरेंस कवर कैसे होएगा, ये यहाँ से होएगा। जितना हमने नापा है ना, ये 1 पॉइंट यहाँ बदल दिया बस। हमारा ये जो नाप आ रहा है वो हमारा एग्जैक्ट आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा 1 इंच का मार्जिन इंक्लूड है। अभी जब पिछले पल्ले के साथ ये पल्ला जुड़ेगा तो आधा आधा इन दोनों साइड से जाएगा, तो वो जो मार्जिन एक्स्ट्रा होगा वो हमको बैक पल्ले में से लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। अब हमने देना है हिप की शेप, वो भी यहाँ से देनी है। ये हमने दे दी हिप की शेप, ठीक है। अगर हिप में नोक नहीं निकल रही तो ठीक है, अगर नोक निकल रही है तो इसको इस तरीके से बिठा दो।
अब ये वाली शेप रहेगी। देखो इस शेप को देने के लिए दो बातों का ध्यान रखो। पहली बात तो ये है कि अगर आपने नाप कस्टमर का लिया है थाई का, नी का या फिर पिंडली का, ये तीन चीज़ों का नाप लिया, तो आप नाप से यहाँ पे मार्किंग कर लो लूजिंग के साथ। अगर आपने जितना मार्किंग लिया नाप लिया, नहीं लिया तो आप स्केल से भी मार्किंग कर सकते हो इसकी इस तरह से। बट मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा, जब आप पैंट का नाप लेते हो ना तो ये वाले नाप भी ले लिया करो कस्टमर के, क्योंकि कस्टमर एक बार नाप देने तो आता ही है। आप अपने जितने भी नाप होते हैं उसी टाइम लेके काम ख़त्म करा करो, क्योंकि बाद में आपको ये ना हो कि यार मैं इस चीज़ का नाप ले लेता तो मुझे सोचना ना पड़ता। तो जब कस्टमर आपके पास आया, आप 5 की बजाय 7, 8, 10 नाप ले लो उसके, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। कस्टमर को नाप देने में प्रॉब्लम नहीं होती, कस्टमर को अगर फिटिंग सही ना मिले ना तो कस्टमर को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये हमारी फ्रंट पैटर्न की मार्किंग हो गई है। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी लगे, आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा आपको। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको ऐसी वैसी कोई दिक्कत लगती है ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। ये मैं दोनों प्लाजो देखो नीचे ब्लैक वाला बिछाया हूँ ना, दोनों एक साथ ही कटिंग कर रहा हूँ। ये जो पैंट लेडीज़ की पैंट बनती है ना वो फिटिंग वाली बनती है, पर जो हमारे ये प्लाजो बनते हैं ना, पैंट स्टाइल जो होते हैं, सिगरेट पैंट कह लो या कुछ भी कह लो आप, ये हल्के से लूज़ ही बनाने पड़ते हैं, हल्के से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम टाइट बना देंगे ना तो इसका फैब्रिक इतना सॉलिड नहीं होता और उनकी सिलाइयों पे जोर पड़ना शुरू हो जाता है। जो मोटे फैब्रिक की पैंट बनती है ना वो प्रॉपर फिटिंग वाली बना देते हैं वो लोग। कारण क्या है, उस पर सिलाइयों पे जोर पड़ जाए तो उसका फैब्रिक नहीं डैमेज होता, पर हम अगर ऐसा करें तो हमारा फैब्रिक डैमेज हो जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए करना होता है काम। ठीक है, देखो अब हमें बैक पल्ले का भी हिसाब लगाना है। पहले यहाँ से पॉकेट हमने निकालनी है, बट अब पहले हम बैक पल्ले का भी हिसाब लगा लेंगे, तब उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से बिछाना है। अब हम क्या करेंगे, बैक पल्ले की ना ग्रीन पे अकेली मार्किंग कर लेंगे, वो हम ब्लैक पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि इन कपड़ों की विड्थ में आपस में फ़र्क है ना, तो हम नहीं चाहते कि दोनों कपड़ों में वेस्टेज ज़्यादा हो, क्योंकि हमें वेस्ट नहीं करना होता फैब्रिक। अगर आपका टाइम 5 मिनट का वध भी लग रहा है ना तो कोई बात नहीं। अभी आप मार्किंग ग्रीन फैब्रिक पे कर लेते हैं बैक पल्ले की, और उसको वैसे की वैसी पैटर्न आप उस पर उतार देंगे। पैंट के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पैंट में कुछ खास होता नहीं है, बस आप लोगों को बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा मेजरमेंट को समझने की ज़रूरत होती है, बस वो, इससे ज़्यादा कुछ खास काम नहीं होता पैंट में। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है कि आपकी पैंट प्रॉपर नहीं आ पाती, बाकी कोई बात नहीं। आप हमारी रेगुलर वीडियो भी देखते रहोगे ना तो हमारी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई टॉपिक रोज़ का मिलता रहता है। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे हमारी डेली की पोस्ट आती ही आती है। उसमें क्या होता है, आपको लेटेस्ट टॉपिक मिल जाता है कुछ ना कुछ सीखने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, हम जो बैक पल्ला काट रहे हैं ना उसका मार्जिन हम साथ में लेके ही काट रहे हैं। ये लो आपको दिखेंगे। ठीक है, हमने क्या करना होता है, जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी, जहाँ पे कटिंग किया वो नहीं, जहाँ पे हमारी हाफ इंच अंदर पे सिलाई आएगी ना, वहाँ से हमने सीधी लाइन लगा देनी है इसको। ठीक है, यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अगर आप पीछे का फैब्रिक अलग लगा के इसमें अटैच करेंगे तो हमारे को इसके साथ से ही करनी, ऐसे टेढ़ी कटिंग कर देनी है। बट हम कहें कि हमारा फैब्रिक इसके अंदर से ही हमारे को मिल जाए, तो उसके लिए हमारे को 2.5 इंच ऊपर जाना पड़ेगा। फ्रंट का जो हमारा आसन आएगा वो 12 इंच पे रेडी आएगा पूरा, और जो हमारा आसन आ रहा है बैक का वो हमने रेडी करना है अपना आसन 16 इंच पे। 15.5 पे भी आप कर दोगे तो भी परफेक्ट आएगा। बाकी बोला ना कि ये बॉडी टू बॉडी कस्टमर का देखना पड़ता है आपको कि हिप कस्टमर की कितनी भारी है। अगर हिप कस्टमर की ज़्यादा भारी आ जाती है आपको बैक का आसन बढ़ाना पड़ेगा। 17 इंच 18 इंच तक पहुँच जाता है बैक का पल्ला, फ्रंट का पल्ला 13-14 इंच तक पहुँच जाता है आसन का, जो हमारे को देना होता है। ये सब कुछ जो सारा प्लाजो जो टिका होता है ना वो आसन के ऊपर टिका होता है। अगर आपका ये आसन में गड़बड़ ना हो तो हमने ये 15.5 इंच का आसन इसका लिया है, एग्जैक्ट जो हमारा रेडी आएगा। अब जो हमने फैब्रिक अलग मोड़ना है वो हम ऊपर से अलग से मार्क कर रहे हैं, उसकी मार्किंग हम पूरी अपने इस मार्किंग के साथ मिला दी है। ठीक है, ये हो गया हमारा पल्ला।
अब ये हमने सीधा कर दिया। नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने लेना है वो 1 इंच का लेना है, ऊपर का जो हमने लेना है वो 1.5 से 2 इंच का लेना है। ये हमारे को आसन वाले पास से मार्जिन 1 इंच का या पौना इंच का एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर का नहीं पता होता। कई बार कस्टमर क्या बोलता है कि भाई मुझे ये हिप से, ये यहाँ से आसन से टाइट हो रहा है। कस्टमर आपको सही नाप दे के भी दिया होगा और आपने सही भी बनाया होगा बिल्कुल, पर फिर भी कस्टमर ने कोई ना कोई नुक्स निकालना होता है। अगर वो नुक्स निकाल देगा तब आपके पास ऑप्शन रहनी चाहिए कि आप यहाँ से खोल के 1 इंच उसको और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो अपना अल्टरनेट लेके चला करो, 1/2 इंच का मार्जिन इसमें रखा करो अपना, चाहे कस्टमर जितना मर्जी बोल दे। जो परफेक्ट पैंट्स रेडी होती है ना, वो ज़रूर इसमें मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं। पर हमारे लोगों की क्या होता है कि जो ये पैंट्स होती है ना, इसका धोने के बाद पता नहीं है कि क्या बनना है। वॉश करने के बाद ये कपड़ा श्रिंक कर जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, क्या होगा ये फैब्रिक बाद में बताता है। तो आप अल्टरनेट लेके चलोगे तो आप कर सकते हो बाद में, क्योंकि आप कस्टमर से नहीं जीत सकते। अगर कस्टमर ने आपको बोल दिया ना मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ठीक करके देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर आपके पास रिपीट हो, अच्छा काम करना है, तो आपको ये काम करके देना पड़ेगा उसको साथ में। ठीक है, ये यहाँ तक की मार्किंग आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। ये हिप का ही निशान लग गया यहाँ पे। ठीक है, मार्जिन जितना हमने लेना है हमने उतना ही लेना है, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। ठीक है, तो ये मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आपके काम के बेस पे आपके साथ कस्टमर जुड़ता है। अगर आपका काम अच्छा होता है ना, तो कस्टमर आपके पास रिपीट होता रहता है। पर यदि आप अपने काम में क्वालिटी घटा दोगे, कस्टमर की प्रॉब्लम को आप समझ नहीं पा रहे हो, कस्टमर आपको क्या बात बोल रहा है और आप उसकी बात समझने की बजाय आप अपनी बात मनवा रहे हो कि नहीं जो मैंने सूट सिला वो बिल्कुल ठीक है, जो मैंने सूट सिला वो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमने साइड का पोर्शन काट दिया है, पर हम जो ब्लैक वाले की कटिंग करेंगे उसमें हमने इसको एज इट इज़ पल्ला ही रख देना है। ठीक है, ये हमारी अभी सॉरी इसमें से बैक का पल्ला निकालना है हमने अलग। ये हमारा हो गया पोर्शन। अभी हमने काटनी है इसकी पॉकेट। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको अलग अलग क्यों काटा। क्योंकि कपड़े की चौड़ाई होने की वजह से हमें विड्थ की आइडिया नहीं मिल रहा था कि यहाँ से हमारी विड्थ कितनी जाएगी। ये आइडिया हमें फैब्रिक को फैला के ही लगना है। उसके लिए हमारे को एक नाप का पैंट का साइज़ तो मिला ही हुआ है, जो हमने अभी काटा है ये वाला। ये समझ लो हमने डमी पीस काटा है या अस्तर पीस काटा है। ये देखो हमारे इतने पोर्शन में ही हमारी पैंट निकली, वो फैब्रिक हमारा सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ बता रहा था आपको कि कस्टमर ने जो बोल दिया ना वो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर की बात की रिस्पेक्ट करोगे तो आपका काम चलेगा। अगर आपको लगता है ना कि नहीं आप अपनी बात ही मनवाओगे हर बारी, तो हर बारी हम राइट नहीं होते, क्योंकि कस्टमर को सम टाइम वो प्रॉब्लम हो रही होती है। हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि गलती हमारी है या फैब्रिक की। गलती अधिकतर फैब्रिक की भी होती है। कई बार वो फैब्रिक अलग टाइप का होता है, हमारे को उसमें लूजिंग ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है, हम उसमें लूजिंग कम देते हैं। या कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं कि जो धोने के बाद इतने ढीले पड़ जाते हैं कि कस्टमर बोलते हैं कि ये किसके नाप का बनाया है। जब आपके पास से कस्टमर ने ट्राई करा फैब्रिक तब तो उसको ठीक लग रहा था, घर जाके जब उसने वॉश किया उसके बाद जब उसने पहना तो वो बहुत ज़्यादा ढीला हो गया, कम से कम 1-1.5 इंच 2 इंच का ढीला हो गया था फैब्रिक। ठीक है, इस वजह से फिर कस्टमर यहाँ पे सच्चा है। अब इस फैब्रिक की नॉलेज आपको होनी चाहिए ना, तो आपने देख के समझना है कि उसको मैंने किस तरीके से कटिंग करना है, और कस्टमर को ये बात बतानी भी है कि वॉश करने के बाद ये खुलेगा। तो आपने अपनी सिलाई के चार्जेस कस्टमर से उतने ही लेने हैं, ताकि आपने इसको दोबारा भी एक बार अल्टर करना है, आपने उसके पैसे भी इंक्लूड कर देने हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है ये फैब्रिक धुलने के बाद दोबारा आपके पास सूट आएगा ठीक होने के लिए। तो इस चीज़ों का आपको सोच के ही अपना काम करना पड़ेगा। अगर आप बुटीक रन कर रहे हो ना, या आपका नवा बुटीक है, तो बहुत सी बातों को ध्यान में रख के आपको काम करना पड़ेगा।
क्योंकि हम कस्टमर से नहीं जीत सकते और कस्टमर ही हमारा भगवान है। हमारे पास कस्टमर आएगा तो इनकम आएगी हमारी, तो इसीलिए कस्टमर को हमें हर हाल में हैप्पी रखना पड़ेगा। तो हैप्पी रखने के लिए उसकी बातें माननी पड़ेगी, पर कस्टमर से आपका रिलेशन बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि अगर आप कोई बात कस्टमर को समझा रहे हो ना, उसको एक्यूरेट समझ आ जाए कि आपने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली है, कस्टमर मान जाए आपकी बात पे। ये बॉन्ड आपका एक कस्टमर का क्लाइंट के साथ, आपका क्लाइंट के साथ होना चाहिए। उसका कस्टमर का इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि नहीं, अगर आपने ये बात बोली है तो उसके अंदर कोई रीज़न होगा, तो अगर मैंने आपकी बात ना मानी तो इसमें मेरा ही लॉस है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब देखो पैंट बनाने में हमारा फैब्रिक कितना यूज़ होता है और कितना हमारा बच जाता है। अब यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, हमारी जो आगे की बेल्ट डलती है वो हमें कभी भी आडे फैब्रिक में नहीं डालनी है। जो ये आडा फैब्रिक होता है ना, इसमें हमारे को बेल्ट नहीं डालनी, हमारे को यहाँ से सीधा फैब्रिक ही लेना है जो हमारा साइड से बचा है, कन्नी वाला, कन्नी हमारी साइड पे आनी चाहिए, ऐसे फैब्रिक काटना है हमने बेल्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास फैब्रिक पूरा है, ठीक है, तो फिर आपको क्या सोचना, क्योंकि फैब्रिक कस्टमर का है तो आप बिल्कुल सीधा लगाओ ताकि कस्टमर को कहीं से भी प्रॉब्लम ना हो। ये फैब्रिक हमने इमरजेंसी के लिए रखना है, अगर कस्टमर मांगे तो उसको दे देना, नहीं तो हमारा ये फैब्रिक बाद में काम आता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें उसको निपटना पड़ता है। आप काट रहे थे पॉकेट। पॉकेट काटने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं। एक तो आपको बहुत लोगों की आपने वीडियोस देखी होगी जिसमें उन्होंने एग्जैक्ट पॉकेट का साइज़ बताया हुआ है कि आपने इस साइज़ में ही पॉकेट काटनी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा आपको कि आप इस साइज़ में पॉकेट काटो, क्योंकि भाई बॉडी के हिसाब से पॉकेट कटती है, ये मेरा मानना है। साइज़ के हिसाब से पॉकेट कटती है। ऐसा नहीं होता कि मैंने एक पैटर्न समझा दिया आपको कि हमारी पॉकेट इस साइज़ की कटेगी तो आपने सारी पॉकेट इस साइज़ की काटनी है, ऐसा नहीं है। इसके साइज़, विड्थ, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ हमें छोटा बड़ा करना पड़ता है साइज़ के अकॉर्डिंग। ये बात आपको कोई बताता नहीं है भाई। छोटे नाप में आप बड़ी पॉकेट कैसे लगा दोगे? जिस कस्टमर का नाप ही 16 हिप है, 17 हिप है, उसकी पॉकेट की विड्थ आप 6 इंच 5.5 इंच कैसे रख दोगे हाथ डालने के लिए? बहुत ढीली रहेगी वो। ये तो वो बात होगी जो स्मॉल साइज़ के पर्सन को हम ट्रिपल एक्सल का कुर्ता अल्टर करके दे रहे हैं, ये वो वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए साइज़ के अकॉर्डिंगली ही पॉकेट कटती है। इसकी विड्थ हमने पूरी 6 रखी है, रेडी हमारी 5.5 आएगी, लंबाई हमारी 13.5 इंच है। ये 12 या 14 भी हो जाती है साइज़ के अकॉर्डिंगली। जो हमारा ये ओपन होने वाला हिस्सा, ये हमने इसका 5 इंच रखा है एक स्टैंडर्ड साइज़ का। ये 5.5 भी बनता है, 4.5 भी बनता है साइज़ के अकॉर्डिंगली। बट ये बातें आपको कोई समझाएगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि अगर आप काम कर रहे हो ना तो 100 में से 90% क्या 100% पूरा काम ही ओके करो। आप अच्छा काम करोगे तो कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा, और आपके पास कस्टमर जुड़ेगा तो आपको जिसने कुछ सिखाया होगा, जिसकी वजह से आपका काम अच्छा हो रहा होगा, उसको आप याद तो करोगे कि इस पर्सन ने हमें कुछ ऐसी बात बताई थी जो हमारे आज बहुत काम आ रही है। हमारे लिए सिर्फ यही है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जिस एरिया में भी आपका बुटीक है वो एरिया के जो क्लाइंट है वो आपके पास ही आएंगे। जिस एरिया में हमारा बुटीक है, हमारे क्लाइंट और कहीं नहीं जाएंगे जिन्हें हम पर विश्वास है। इसे कहते हैं बाउंडेशन, कस्टमर और एक हमारी दुकान बुटीक ऑनर की। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है ना दोनों की, तो आपका कस्टमर कहीं नहीं जाता। आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझते रहो, प्रॉब्लम समझते जाओ, उसका सोल्यूशन निकालते जाओ, कस्टमर आपका बना रहेगा। आपकी गुड बिहेवियर, गुड डीलिंग के ऊपर कस्टमर आपके पास टिकेगा। अगर आपका बिहेवियर गलत है, गुड डीलिंग नहीं है कस्टमर के साथ, तो कस्टमर क्यों टिकेगा आपके पास? मुझे ये बात का जवाब दो। कस्टमर अगर आपसे सूट सिलाने आ रहा है तो आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है, आप क्या प्लस पॉइंट दे रहे हो कस्टमर को, जिससे कस्टमर आपके पास आता ही रहे, रिपीट होता ही रहे? ऐसा कुछ है आपके पास तो बताओ। एक अच्छा बुटीक चलाने के लिए ना बहुत कुछ चाहिए होता है। लोग अक्सर बुटीक्स खोल लेते हैं घर पे, क्योंकि पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बुटीक को रन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, वो समझता कोई कोई है। ऐसा भी नहीं है कि आप नॉर्मल कस्टमर को अच्छे डिज़ाइन डाल के दीजिए, और जो आपके डिज़ाइन की वैल्यू ही नहीं कर रहा उसको आप अच्छा डिज़ाइन डाल के क्यों दोगे, जो आपको उस डिज़ाइन के चार्जेस पे ही नहीं कर रहा। कम्प्लीमेंट्री आप कुछ करना चाहो तो जितना मर्जी कर लो, बट नॉर्मली करो जितना का आपको ठीक लग रहा है। ये हमारी एडवाइस है। अगर आपने अच्छा बुटीक चलाना है ना, तो डिज़ाइन आपने डालना उसको है जो आपके डिज़ाइन की वैल्यू करता हो, जिसे उसकी कीमत समझ आए। ठीक है, हमारी वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगती होगी।
कुछ सीखने को मिलता हो हमारी वीडियो से। ये हमारी प्रॉपर पैंट प्लाजो की दोनों की कटिंग होगी। अभी देखो 26 मिनट हुए हैं जिसमें मैंने आपको कटिंग करते हुए ये बातें समझा के कटिंग करी है। और यही दोनों पैंट प्लाजो को मैंने कटिंग करना होता है। ये 26 में से आपका आधा पूरा माइनस हो जाना था, मतलब ये 10 मिनट में या 12-13 मिनट में मैंने दोनों पैंट प्लाजो कटिंग कर देनी थी। और 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने पैंट प्लाजो काटना होता है मेरे को 5 मिनट का समय मुश्किल से लगता है। सूट कटिंग करने में भी 5-7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करो, काम को अच्छा करो, गुड बिहेवियर रखो, कस्टमर को समझो, कस्टमर क्या कहना चाहता है आपको, क्या कह रहा है वो। अगर कस्टमर को फिटिंग प्रॉपर नहीं आ रही है तो वो क्यों नहीं आ रही है, ये बात समझो कस्टमर की। कस्टमर को कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, लूजिंग की प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है कस्टमर को। कस्टमर का रिपीट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। जब तक कस्टमर आपके पास रिपीट नहीं होगा ना, तो समझ लो तब तक आपका काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार तो ट्राई कोई भी कर लेगा, पर जब कस्टमर आपके पास रिपीट होएगा, रिपीट एंड रिपीट, तब समझना कि वाकई में आप काम अच्छा करके दे रहे हो। तब आप अपने काम की वैल्यू समझ के आप अपने सिलाई के रेट बढ़ा सकते हो। रेट भी टाइम के हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। अगर आप एक टाइम पे रेट नहीं बढ़ाओगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप थोड़े से भी पैसे बढ़ाओगे ना, तो कस्टमर उस पर भी इतराज़ करेगा, क्योंकि आपने इतने सालों से नहीं बढ़ाए होंगे। बट अगर आप हर साल या 1 साल छोड़ के जैसे भी आपको ठीक लगता है हल्का हल्का इंक्रीज़ करते रहोगे ना अपने पैसे सिलाई की, तो आपको और कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि महंगाई के हिसाब से कस्टमर खुद समझ जाता है कि अभी इतनी सिलाई हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। डिज़ाइन अच्छा डालो, फिटिंग अच्छी दो, कस्टमर को समझो, सूट उसका टाइम पे दो, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना आने दो कस्टमर को। तो आपका काम कस्टमर बहुत बढ़िया बना रहेगा। जितने मर्जी पैसे मांग लो, कस्टमर कभी इतराज़ नहीं करेगा अगर उसकी फिटिंग उसके मतलब की मिल रही है तो। ठीक है, तो हमारी वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो हमारे चैनल को। और कोई भी आपको काम से, सिलाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको अपने नाप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको डमी पीस बना के कटिंग समझा सकता हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सिलाई से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपका उस चीज़ का जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि अभी हमें आगे भी काम करने हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास, बाकियों का भी काम देखना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए।